कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हमारा कोर्स जो है उसमें सबसे पहले हमने जो इम्पोर्टेंट है एनालिटिक फंक्शंस वाला टॉपिक है सबसे पहला। और एनालिटिक फंक्शंस को समझने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी हमने चेक करनी जो है वो सीखनी है। तो फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, w इज इक्वल टू एफ ऑफ z, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, ये कब डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट के ऊपर, अगर ये जो लिमिट है मेरे पास f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z डिवाइडेड बाय डेल्टा z एंड लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0, ये क्या हो, एग्जिस्ट करे। तो ये क्या है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। एक्चुअली ये क्या चीज है, ये f डैश ऑफ z है, उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z का डेरिवेटिव क्या है जी, लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z ओवर डेल्टा z। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, आप जिस मर्जी पाथ के थ्रू आए, तो फिर हमारा जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, यानी उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब मसलन एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, अगर मैं बात करता हूँ f ऑफ z को मैं कंसिडर करता हूँ एक पॉलिनोमियल फंक्शन z स्क्वायर कंसिडर करता हूँ, तो मैं डेफिनेशन लगा के चेक कर लेता हूँ। f ऑफ z प्लस डेल्टा z, ये मेरे पास आ जाएगा z प्लस डेल्टा z का स्क्वायर, यानी z स्क्वायर प्लस डेल्टा z स्क्वायर प्लस 2z डेल्टा z। अब जब मैं इसमें से f ऑफ z को माइनस करूंगा तो z स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जब डेल्टा z से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा डेल्टा z से, यानी ये चीज जब मैं बनाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, डेल्टा z यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक डेल्टा z रह जाएगा और यहाँ 2z रह जाएगा, यानी डेल्टा z प्लस 2z मेरे पास ये आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। और जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 2z। तो ये मेरे पास f डैश ऑफ z है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये w इज इक्वल टू एफ ऑफ z जो z स्क्वायर है उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है किसी खास पॉइंट के ऊपर, सपोज दैट z नॉट के ऊपर निकालना है, तो f डैश ऑफ z नॉट मेरे पास क्या आ जाएगा, 2z नॉट। यहाँ पे ये तो डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने उसमें पॉइंट पुट किया, लेकिन हम डायरेक्ट भी यहाँ से उसको बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, f डैश ऑफ z नॉट इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट और z माइनस z। ये हमारे पास क्या होगा, f डैश ऑफ z नॉट होगा, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट ओवर z माइनस z नॉट। अब एक एग्जांपल हमने यहाँ पे की, एक फंक्शन ऐसा था z स्क्वायर कि ये डिफरेंशिएबल है, और ये ऐसा फंक्शन है ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। कहीं पे भी ऐसा कोई पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन में नहीं है जहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको ना मिले। डेरिवेटिव इस फंक्शन का हमेशा पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, तो ये डिफरेंशिएबल है ऑल ओवर द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स की कि ऐसे फंक्शंस की, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की जो किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी नो वेयर डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल, कंसीडर करें f ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस 4 आयोटा y। f ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस 4 आयोटा y। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें, f ऑफ z प्लस डेल्टा z बनाए, x प्लस 4 आयोटा y प्लस डेल्टा x प्लस 4 आयोटा डेल्टा y बन जाएगा। और माइनस f ऑफ z करना है, जब f ऑफ z को माइनस करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और उसके बाद डेल्टा z से डिवाइड भी करना है, तो यानी ये टर्म f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z
ओवर डेल्टा जेड, ये मेरे पास आ जाएगी डेल्टा एक्स प्लस 4 आयोटा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, ये आ जाएगा मेरे पास। और लिमिट क्या है, लिमिट है डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट डेल्टा जेड जो है वो अप्रोचेस टू 0 है। अब हमने ये लिमिट निकालनी है एक्चुअली, तो इसमें हमारे पास जो है ये हमने लिमिट निकालनी है, लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0। डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स भी 0 को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा वाई भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये एक्चुअली हमारे पास जो लिमिट है ये 2 वेरिएबल्स की लिमिट है। तो हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में शिफ्ट कर लेते हैं और लिमिट जो है वो एक वेरिएबल में ले आते हैं ताकि हमारे लिए सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो y को mx ले लें, तो डेल्टा y आपका क्या बन जाएगा, m कांस्टेंट है, m टाइम्स डेल्टा x बन जाएगा। तो उसमें वैल्यूज लगाएं, लिमिट, अब डेल्टा x अप्रोच टू 0 रह जाएगा जस्ट, क्योंकि डेल्टा z का मतलब x प्लस आयोटा, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y है डेल्टा z का मतलब। तो डेल्टा z अप्रोच टू 0 का मतलब है ये पूरी टर्म 0 को अप्रोच कर रही है, यानी डेल्टा x भी 0 को अप्रोच कर रहा है और डेल्टा y भी 0 को अप्रोच कर रहा है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो लिमिट हमारी बन गई डेल्टा x अप्रोच टू 0, डेल्टा x प्लस 4 आयोटा m डेल्टा x ओवर डेल्टा x प्लस आयोटा m डेल्टा x कॉमन लेके कैंसिल कर दें, बाकी आपके पास ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा m और नीचे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा m। अब ये टर्म जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट होगी डेल्टा x से, क्योंकि लिमिट जो थी वो डेल्टा x अप्रोच टू 0 थी। तो m आपके पास आर्बिट्रेरी था, तो m के डिफरेंट वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग इसके डिफरेंट आंसर्स आएंगे। तो अगर तो लिमिट होती, यानी अगर ये, चूंकि ये लिमिट का जवाब है, तो अगर तो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक ही जवाब आता है, क्योंकि लिमिट तो यूनिक होती है। तो यानी आपके पास यहाँ पे तो एक जवाब ही नहीं आ रहा, फिर इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जो आपका फंक्शन है f ऑफ z, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इज नो वेयर डिफरेंशिएबल, किसी भी पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। हमने एक एग्जांपल देखी है, ऐसा फंक्शन देखा कि जो किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं था। अब कुछ और देखते हैं, f ऑफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट ले लेते हैं हम और चेक करते हैं जी इसका डेरिवेटिव किसी आर्बिट्ररी पॉइंट z0 के ऊपर, इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हमारी डेफिनेशन वो क्या थी, f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z ओवर डेल्टा z और लिमिट क्या थी, डेल्टा z अप्रोचेस टू 0। तो हमारे पास फंक्शन है z का कॉन्जुगेट, हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट सम आर्बिट्रेरी पॉइंट z इज इक्वल टू z0 के ऊपर। ये हमारी डेफिनेशन है डेरिवेटिव की जो हमने यूज करनी है। अच्छा, अब ये है फंक्शन का डेरिवेटिव कहां पे, z के ऊपर, और हमने कहां पे निकालना है, z0 के ऊपर। तो पहले जहां जहां z है वहां z0 लगा लें, f डैश ऑफ z0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z0 प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z0 ओवर डेल्टा z। अब जो आपका z0 प्लस डेल्टा z है ये z के बराबर है, तो लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0, यहां आ जाएगा आपका z f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 और डेल्टा z यहां से क्या आ जाएगा, z माइनस z0। ये आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट z0 के ऊपर। अच्छा, अब हमने डेरिवेटिव निकालना है z के कॉन्जुगेट का। तो f ऑफ z क्या आ गया, इसमें वैल्यूज लगाएंगे, लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0, f ऑफ z आ गया z का कॉन्जुगेट माइनस f ऑफ z0 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z माइनस z0, ये हमारे पास आ गया। अब हमने ये वाली लिमिट जो है वो एवेल्युएट करनी है। अगर चूंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर मैं लेट कर लूं
h मेरे पास है z माइनस जी नॉट, तो h का कॉन्जुगेट क्या होगा, z कॉन्जुगेट माइनस जी नॉट का कॉन्जुगेट। तो यानी ये मेरे पास बन गई लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 h ओवर कॉन्जुगेट ऑफ h आ गया। अब इसमें मेरे पास आगे दो केसेस बन जाते हैं इस लिमिट को अगर मैंने एवेल्यूएट करना है। अगर तो h मेरे पास रियल है तो क्या होगा, h का कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा, h के, कैंसिल, तो इस लिमिट का जवाब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर h मेरे पास प्योर इमेजिनरी है फिर क्या होगा जी, फिर h का कॉन्जुगेट जो है वो माइनस h के बराबर आ जाएगा, तो h कट जाएगा। फिर दूसरे केस में इस लिमिट का जो जवाब है वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो फिर लिमिट का जो जवाब है वो तो यूनिक ही नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये जो फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू जी नॉट, इससे पहले भी हमने एक एग्जांपल की कि f ऑफ z इज इक्वल टू जी नॉट इज नोवेयर डिफरेंशिएबल। ये कहीं भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, इज नोवेयर डिफरेंशिएबल। इससे पहले भी मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी, f ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस 4 आयोटा y, वो वाला फंक्शन भी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं था। अच्छा, इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं, f ऑफ z इज इक्वल टू z मॉड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एट z इज इक्वल टू जी नॉट पे हम चेक करते हैं। अच्छा, तो डेफिनेशन वही, लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0, f ऑफ z क्या है, z मॉड स्क्वायर माइनस f ऑफ z नॉट क्या है, z नॉट मॉड स्क्वायर ओवर z माइनस z नॉट। ये आ गया मेरे पास। अब लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0, इस z मॉड के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z इंटू z कॉन्जुगेट, माइनस इसको भी ऐसे लिख सकते हैं z नॉट इंटू z नॉट का कॉन्जुगेट ओवर z माइनस z नॉट। अब इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अपनी तरफ से एक टर्म ऐड और माइनस कर देते हैं, z कंजुगेट z नॉट ऐड कर दें और इसी को माइनस भी कर दें, z नॉट कंजुगेट ओवर z माइनस z नॉट आ गया। अब z कंजुगेट आपने कॉमन ले लेना, लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0, z कंजुगेट कॉमन ले लें इसमें और इसमें से, तो z माइनस z नॉट बन जाएगा आपके पास, प्लस इसमें से और इसमें से z नॉट को कॉमन ले लें, इन दोनों में से आपने z नॉट को कॉमन लिया तो z कंजुगेट माइनस z नॉट कंजुगेट आ गया ओवर z माइनस z नॉट। लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, z कंजुगेट प्लस z नॉट, z माइनस z नॉट का कंजुगेट ओवर z माइनस z नॉट। अब इसको लेट कर लें, लेट z माइनस z नॉट इज इक्वल टू सम h, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0, z कंजुगेट प्लस z नॉट h कंजुगेट ओवर h आ जाएगा। अब देखिए, अगर तो h आपके पास इमेजिनरी हुआ, यानी वही दो केसेस, अगर h रियल होगा तो क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा z नॉट पे जाएगा z कंजुगेट प्लस z नॉट। और अगर h इमेजिनरी हुआ तो f डैश ऑफ z नॉट आपके पास क्या आ जाएगा, z कंजुगेट माइनस z नॉट। तो आपके पास लिमिट के दो डिफरेंट जवाब आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है।
जी नॉट के ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें जीरो के ऊपर फिर क्या होगा, तो देखें अगर जेड नॉट को जीरो ले लें फिर क्या होगा, तो यहां आ जाएं, इधर आ जाएं, जेड नॉट को जीरो लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, जेड कॉन्जुगेट बच जाएगा। तो अगर एच रियल होगा तो एफ डैश ऑफ जेड नॉट जेड के बराबर आ जाएगा, अगर एच इमेजिनरी होगा तब भी यही फर्स्ट पार्ट ही आना, क्योंकि जेड नॉट आपका किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो ये वाला फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है ओनली एट z इज इक्वल टू जीरो पे। इसके अलावा ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल किसी भी पॉइंट के अंदर, इसके अलावा ये फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जीरो के अलावा, z इज इक्वल टू जीरो के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं हम एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं। इसके लिए हमने डिफरेंशिएबल फंक्शंस को डिस्कस कर लिया था कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल कब होता है, तो उसकी एग्जांपल्स भी हम कुछ देख चुके हैं और कुछ हमने ऐसी एग्जांपल्स देखी थी। कुछ ऐसे फंक्शंस देखे थे जो किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल थे और कुछ ऐसे भी फंक्शंस देखे थे जो कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं थे। तो एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, ये एनालिटिक होगा एट जी नॉट, किसी पॉइंट जी नॉट के ऊपर एनालिटिक होगा अगर क्या हो, अगर एफ ऑफ जी जो है वो डिफरेंशिएबल हो एट जी नॉट एंड एट ईच पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ जी नॉट। फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स वैलिड फंक्शन वो एनालिटिक कब होगा, एक पॉइंट z इज इक्वल टू जी नॉट पे, अगर वो उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल भी हो और उसके नेबरहुड में भी, जो उसका नेबरहुड है जी नॉट पे डिफरेंशिएबल हो एंड एट ईच पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ जी नॉट, और उसके नेबरहुड में जी नॉट के जो नेबरहुड में जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी फंक्शन जो है वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। यानी सबसे पहले तो उसके लिए डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। तो अगर कोई फंक्शन जो है, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं ऐसे फंक्शन की जो एक पॉइंट पे एनालिटिक है, लेकिन अगर कोई डोमेन के ऊपर फंक्शन एनालिटिक हो जाए, अगर f जो है वो एनालिटिक हो किसी डोमेन के ऊपर ऑन डोमेन D, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि डोमेन के हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक होगा। तो जो फंक्शन पूरी डोमेन के ऊपर, जो फंक्शंस की डोमेन है उनके ऊपर एनालिटिक होते हैं, उन फंक्शंस को हम बोलते हैं होलोमॉर्फिक या रेगुलर फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जो डोमेन के हर एक पॉइंट पे एनालिटिक होते हैं, उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शन या रेगुलर फंक्शंस। और उसके अलावा वो वाले फंक्शंस जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एनालिटिक होते हैं, अगर f जो है वो एनालिटिक हो ऑन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन तो फिर हम f को क्या कहते हैं, f आपका क्या बन जाता है, एंटायर फंक्शन बन जाता है। अगर डोमेन के सारे पॉइंट्स के ऊपर एनालिटिक हो तो फिर क्या होगा, होलोमॉर्फिक या रेगुलर होगा। अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन, पूरे प्लेन के ऊपर जो है वो एनालिटिक हो तो हम उसको क्या कहेंगे, एंटायर फंक्शन कहेंगे। तो इनकी अब एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हम देखते हैं फंक्शन एनालिटिक, ठीक है, और कुछ ऐसी एग्जांपल देखेंगे जो एनालिटिक नहीं होंगे और फिर इनकी एग्जांपल्स भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन जो है वो तो सबसे पहले देखें, अगर मैं कंसीडर करूं f ऑफ z को z का कॉन्जुगेट, f ऑफ z जो है वो z का कॉन्जुगेट, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, हमने चेक करना है क्या ये एनालिटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सपोज दैट हमने चेक करना है ये z इज इक्वल टू z नॉट के ऊपर एनालिटिक है या नहीं है, तो मुझे चेक करना है कि z इज इक्वल टू z नॉट पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसको हम देख चुके हुए हैं कि ये फंक्शन जो है ये नोवेयर डिफरेंशिएबल है, f इज नोवेयर डिफरेंशिएबल।
कि इसका तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो फिर ये फंक्शन क्या होगा? ये तो नॉन एनालिटिक है, f इज नॉट एनालिटिक, ये तो एनालिटिक फंक्शन नहीं है क्योंकि इसका तो किसी भी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो फिर ये एनालिटिक फंक्शन कभी भी नहीं बन सकता। अगर हम बात करें इस फंक्शन की f ऑफ z इज इक्वल टू z मॉड स्क्वायर, तो ये फंक्शन जो है अगर मैं चेक करना चाहूँ जी एट z इज इक्वल टू 0, वो वाला जो फंक्शन है वो तो किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर z इज इक्वल टू z0 के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव नहीं मिलता हमें, वो डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन ये फंक्शन ऐसा है कि जिसका z इज इक्वल टू 0 पे तो हमें डेरिवेटिव मिलता है, यानी z इज इक्वल टू 0 पे तो वो डिफरेंशिएबल है, लेकिन इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। एट z इज इक्वल टू 0 f ऑफ z इज डिफरेंशिएबल। z इज इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो क्या मुझे ये कहना चाहिए कि फंक्शन जो है वो 0 पे एनालिटिक हो गया? तो मुझे एनालिटिक की डेफिनेशन को दोबारा देखना पड़ेगा। क्या कहा गया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए z0 के ऊपर एंड एट ईच पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ z0, कि इसके नेबरहुड में भी जो पॉइंट्स हैं उन पे भी फंक्शन को क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो आपको कोई और पॉइंट ऐसा नहीं मिलता, कोई और पॉइंट ऐसा नहीं मिलता इसके नेबरहुड में, z इज इक्वल टू 0 के नेबरहुड में, जहां पे फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये सिर्फ 0 पे डिफरेंशिएबल है और कोई पॉइंट है ही नहीं जिस पे ये डिफरेंशिएबल है, तो फिर ये वाला फंक्शन भी एनालिटिक नहीं बन सकता। ये भी फंक्शन क्या है आपका? f इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन। f आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। अगर मैं कंसिडर करूं f ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस 4 आयोटा y, इस फंक्शन की तरफ देखते हैं। f ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस 4 आयोटा y, और इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं है किसी भी पॉइंट के ऊपर। f ऑफ z इज नोवेयर डिफरेंशिएबल। तो फिर f ऑफ z जो है आपका एनालिटिक नहीं होगा। f ऑफ z इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन। तो हमने एग्जांपल्स देखी, z कंजुगेट मॉड ऑफ z का स्क्वायर x प्लस 4 आयोटा y, ये फंक्शंस जो है वो आपके पास डिफरेंशिएबल नहीं है। इनमें से जो z मॉड का स्क्वायर है ये 0 पे डिफरेंशिएबल था, लेकिन 0 के किसी नेबरहुड पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये तीनों फंक्शंस आपके पास ऐसे थे जो कि एनालिटिक नहीं है। तो हम बात करें एनालिटिक फंक्शंस के बारे में, तो मजीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगर मैं किसी रैशनल कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करूं, सपोज दैट मैं कहता हूं z स्क्वायर ओवर z माइनस 2, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है कॉम्प्लेक्स रैशनल फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर ओवर z माइनस 2। ये एनालिटिक होगा कहां पे? f इज एनालिटिक, f इज एनालिटिक इन डोमेन D। किस डोमेन के अंदर? जिसमें 2 शामिल नहीं होगा। इन डोमेन D एक्सक्लूडिंग z इज इक्वल टू 2, यानी ऐसी डोमेन जिसके अंदर 2 शामिल नहीं होगा, उस डोमेन, पूरी डोमेन पे जो आपका ये वाला रैशनल फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स रैशनल फंक्शन, ये एनालिटिक होगा। तो रैशनल फंक्शंस जो हैं कॉम्प्लेक्स, उनके बारे में आप कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसके जो पोल्स हैं, जो उसकी सिंगुलैरिटीज हैं, या जो उसके जीरोज हैं, जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है जो उसके जीरोज हैं, उन जीरोज को निकाल दें आप डोमेन में से, तो वो जो डोमेन आपके पास बचती है उस डोमेन के ऊपर जो ये रैशनल फंक्शन है ये एनालिटिक होता है। ये जो हमारा रैशनल फंक्शन है ये कैसा है? ये एक ऐसी डोमेन के ऊपर एनालिटिक है जिसमें 2 नहीं है, z इज इक्वल टू 2 उसमें नहीं है। अब हम एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट, पोलिनोमियल फंक्शंस की, जो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है। कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल फंक्शंस,
यानी एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ए एन जी एन प्लस ए एन माइनस वन जी एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए। इस टाइप के पोलिनोमियल्स हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आपका जो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स हैं ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ही एनालिटिक हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंशिएबल होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होते हैं। तो फिर ये जो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल फंक्शंस हैं ये फिर हमारे कौन से फंक्शंस हैं? ये एंटायर फंक्शंस हैं। ये कौन से फंक्शन है? ये एंटायर फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल फंक्शंस जो हैं ये कौन से एंटायर फंक्शंस हैं। एनालिटिक फंक्शंस के टॉपिक में हमारे पास नेक्स्ट जो है पार्ट है वो क्या है? नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी। CR इक्वेशंस की तरफ हम बढ़ने लगे। सपोज f of z इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई, आयोटा v of x y इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन एट z के ऊपर उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। फंक्शन f of z डिफरेंशिएबल है z के ऊपर, और z के ऊपर फिर उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। क्या इक्वेशंस? इनको हम क्या बोलते हैं? CR इक्वेशंस बोलते हैं। पार्शियल u बाय पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v बाय पार्शियल y एंड पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स पार्शियल v बाय पार्शियल x। कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेंगे। मसलन एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। हम कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल ले लेते हैं जी, z स्क्वायर जैसे था, z स्क्वायर डिफरेंशिएबल है ऑल ओवर द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, चूंकि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, यानी u ऑफ एक्स वाई हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v ऑफ एक्स वाई आ गया 2x वाई। अब हमने ये चेक करनी है चीजें। पार्शियल u बाय पार्शियल x निकालें, आपके पास आ जाएगा 2x। पार्शियल u बाय पार्शियल y निकालें, आपके पास आ जाएगा माइनस 2y। पार्शियल u बाय पार्शियल x, पार्शियल u बाय पार्शियल y मैंने निकाल लिए। अब पार्शियल v बाय पार्शियल x और पार्शियल v बाय पार्शियल y निकालते हैं, ये हमारे पास 2y आ जाएगा और पार्शियल v बाय पार्शियल y ये हमारे पास 2x आ जाएगा। क्या पार्शियल u बाय पार्शियल x पार्शियल v बाय पार्शियल y के बराबर है? ये देखें जी, ये दोनों बराबर हैं। और पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स पार्शियल v बाय पार्शियल x है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास। तो कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट z के ऊपर, ये फंक्शन जो है ये तो आपका ऑल ओवर द कॉम्प्लेक्स प्लेन जो डिफरेंशिएबल है, तो फिर क्या होगा? उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शंस के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ये वाली जो इक्वेशंस है आपकी, ये वाली जो इक्वेशन CR इक्वेशन जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इसकी एग्जांपल भी एक देख ली। अब CR इक्वेशंस जो है वो हमें कुछ और इंफॉर्मेशन भी देती हैं। ये प्रोवाइड करती हैं कि अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर वो CR इक्वेशन जो है वो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि वो वाला फंक्शन जो है वो किन पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मसलन f of z इज इक्वल टू x प्लस 4 आयोटा y ले लें। यहां पे u जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? x के, और v किसके बराबर है? 4y के। जब पार्शियल u बाय पार्शियल x निकालते हैं तो 1 आ जाएगा, पार्शियल u बाय पार्शियल y निकालते हैं 0 आ जाएगा। यहां से पार्शियल v बाय पार्शियल x 0, पार्शियल v बाय पार्शियल y आपके पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ux और vy ये बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू पार्शियल v बाय पार्शियल y, एंड ये uy और vx जो है ये तो चले 0 आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये दो तो सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, ये दोनों, तो ये किसी भी पॉइंट के लिए सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि पार्शियल u बाय पार्शियल x 1 है और ये आपका किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो आप कोई भी पॉइंट ले लें तो किसी भी पॉइंट के लिए ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट है। तो किस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लें, ये CR इक्वेशंस कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो फिर इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है f of z
ये कभी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और हम इसको चेक कर चुके हुए हैं कि ये जो फंक्शन है ये नोवेयर डिफरेंशिएबल है। हम नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं, फंक्शन ले लेते हैं f ऑफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट यानी x माइनस आयोटा y, z आपका अगर है x प्लस आयोटा y। तो यहां से हमारे पास u क्या आ गया, u ऑफ एक्स वाई आपके पास x आ गया, v ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या आ गया माइनस y। डेरिवेटिव्स लें जी, पार्शियल u बाय पार्शियल x 1, पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 0, पार्शियल v बाय पार्शियल 0, पार्शियल v बाय पार्शियल y क्या आ गया -1। तो अगर हम यहां से देखें तो CR इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी पार्शियल u बाय पार्शियल x आपका इक्वल नहीं आ रहा पार्शियल v बाय पार्शियल y के। ये तो चलें दो इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है, ये पार्शियल u बाय पार्शियल x आपका क्या है 1 और ये क्या है -1। तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में से कोई भी पॉइंट ले लें, किसी भी पॉइंट पे ये दोनों इनकी वैल्यूज बराबर नहीं आएंगी। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। f इज नोवेयर डिफरेंशिएबल। तो कंसिडर करते हैं f ऑफ z को z मॉड स्क्वायर। z मॉड स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। तो यानी u ऑफ एक्स वाई आपका क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड यहां पे v क्या है आपका वो 0 है। तो जस्ट ये डेरिवेटिव्स निकालने हैं, पार्शियल u बाय पार्शियल x 2x आ गया, और पार्शियल u बाय पार्शियल y आपका क्या आ गया 2y आ गया, और उसके तो पार्शियल डेरिवेटिव्स ही आपके पास क्या आएंगे 0 आएंगे। तो ये पार्शियल v बाय पार्शियल x भी 0, पार्शियल v बाय पार्शियल y भी 0। तो CR इक्वेशंस जो है आपकी वो सेटिस्फाइड सिर्फ एक सूरत में होंगी, जब आप इसको चेक करेंगे z इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो CR इक्वेशन सिर्फ x और को 0 y को 0 यानी आपके ओरिजिन पे CR इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, उसके अलावा किसी और पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये वाला फंक्शन जो है ये बाकी तमाम वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है, सिर्फ 0 पे डिफरेंशिएबल। आप यहां से देख सकते हैं ये CR इक्वेशन जो है आपकी तब ही सेटिस्फाई होती हैं जब आपका x भी 0 और y भी 0। उसके अलावा किसी भी पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि CR इक्वेशन ही आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो f इज डिफरेंशिएबल ओनली ऑन z इज इक्वल टू 0 पे, सिर्फ z इज इक्वल 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और f इज नॉट डिफरेंशिएबल एल्सवेयर। ठीक है, इसके अलावा किसी भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिनके लिए CR इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हो। तो कंसिडर करें f ऑफ z को z स्क्वायर माइनस z, तो ये आपके पास x प्लस आयोटा y का स्क्वायर माइनस x प्लस आयोटा y। तो रियल पार्ट जो आप निकालेंगे u ऑफ एक्स वाई वो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस x, और v ऑफ एक्स वाई आपका क्या आ जाएगा 2xy यहां से आ जाएगा, और वहां से क्या आ जाएगा माइनस y। ux आपका 2x माइनस 1 आ गया, और uy आपका क्या आ गया माइनस 2y। जस्ट यहां से vx आपका क्या आ गया 2x 2y, vx क्या आ गया 2y, एंड vy क्या आ गया आपके पास माइनस 2x माइनस 1, ये आ गया आपका vy। तो ux और vy बराबर हैं, और uy इज इक्वल टू माइनस टाइम्स vx होगा, यानी आपकी CR इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये आपका फंक्शन क्या है z स्क्वायर माइनस z, ये आपके पास पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल फंक्शन तो आपको पता है एनालिटिक ही होते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो फिर आपकी जो CR इक्वेशन है वो लाजमी सेटिस्फाई होंगी, और अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक हो। अब हम वो एग्जांपल देखने जा रहे हैं कि किसी भी फंक्शन के लिए अगर
सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पे एनालिटिक हो। तो सबसे पहले हम ये देखें एफ ऑफ जी आपके पास क्या है, एक्स क्यूब इंटू वन प्लस एटा माइनस वाई क्यूब इंटू वन माइनस एटा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी आपका जीरो नहीं है और एफ ऑफ जी जीरो के बराबर होगा जब जी आपका जीरो है। हमने सी आर इक्वेशंस निकालनी है। तो सी आर इक्वेशंस क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप यू ऑफ एक्स वाई लिखें, रियल पार्ट एक्स क्यूब एंड माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपका जो v ऑफ एक्स वाई है वो किसके बराबर होगा, यहां से एक्स क्यूब और यहां से आपका प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होगा आपका u और ये आपका v। अब आपने क्या करना है, सी आर इक्वेशंस निकालनी है आपने ओरिजिन पे, यानी पार्शियल डेरिवेटिव u ऑफ x निकालना है एट ओरिजिन। तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो u ऑफ x जीरो माइनस u ऑफ जीरो जीरो ओवर x माइनस जीरो की चेंज सिर्फ x में आ रहा है, y में कोई चेंज नहीं आ रहा। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो u ऑफ x जीरो लगाएं तो आपके पास x क्यूब ओवर x स्क्वायर सिर्फ x आएगा। u ऑफ जीरो जीरो आपके पास क्या है, जीरो डिवाइडेड बाय x, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, x ओवर x 1 आ गया। अब ux आ गया। अब uy निकालें, लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो, ये आपके पास क्या है, uy u ऑफ जीरो y माइनस u ऑफ जीरो जीरो ओवर y माइनस जीरो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, u ऑफ जीरो y माइनस वन आपके पास आ जाएगा, यानी माइनस y आ जाएगा आपके पास, y क्यूब ओवर वाई स्क्वायर y और नीचे भी y, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन, यानी u ऑफ y क्या आ गया, माइनस वन आ गया। अब आपने v के निकालने हैं, तो vx आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो v ऑफ x जीरो माइनस v ऑफ जीरो जीरो ओवर x माइनस जीरो। तो v ऑफ x जीरो वही आपके पास x आ जाएगा, यानी ये 1 आ जाएगा। और उसके बाद जब आप वी वाई निकालेंगे तो चूंकि यहाँ पे दोनों ही प्लस हैं तो वही चीज़ आएगी, लेकिन यहाँ पे सिंपल आपके पास 1 आ जाएगा। तो देखें यू एक्स आपके पास किसके बराबर आ रहा है, वी वाई के, यू एक्स और वी वाई बराबर आ रहे हैं। और दूसरी आपकी टर्म्स कौन सी हैं, यू वाई और माइनस वी एक्स, वो भी इक्वल आ रहे हैं। यू वाई माइनस वन है, वी एक्स वन है, तो उसको माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आ जाएंगे। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन ओरिजिन पे सेटिस्फाई हो रही हैं एट जीरो जीरो पे। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड एट जीरो जीरो, लेकिन इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है जीरो पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, डिफरेंशिएबल नहीं है ये वाला फंक्शन। तो ये ऐसा फंक्शन है जो सी आर इक्वेशंस को तो सेटिस्फाई कर रहा है किसी पॉइंट के ऊपर, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर ये वाला फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं हो रहा। तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन एनालिटिक भी हो उस पॉइंट के ऊपर। तो नेक्स्ट देखें सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी। तो पहले क्या थी, नेसेसरी कंडीशन। वो क्या थी कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट z इज इक्वल टू z नॉट पे, तो फिर उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी, लेकिन उनसे ये श्योरिटी नहीं थी कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा। यानी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो भी रही है और जरूरी भी नहीं है कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक हो उस पॉइंट के ऊपर, लेकिन अगर फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा तो जाहिर है सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई जरूर होंगी। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, सपोज द रियल फंक्शंस u एंड v आर कंटिन्यूस, यानी जो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है w इक्वल टू f ऑफ z, उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया है, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लिए, वो u और v हैं, आर कंटिन्यूस हैं, ये फंक्शंस जो हैं ये कंटिन्यूस हैं और इनके कंटिन्यूस ही फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो भी कंटिन्यूस हैं इन अ डोमेन d के अंदर। इफ u एंड v सेटिस्फाइज द सी आर इक्वेशंस, के जो u और v हैं वो खुद कंटिन्यूस हैं, उनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, वो भी कंटिन्यूस हैं और u और v सी आर इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आपका f ऑफ z जो होगा u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई, ये इस डोमेन के अंदर क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा।
तो अब इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, ये है मेरे पास एफ ऑफ जी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से यू क्या होगा, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हमने क्या करना है, सबसे पहले u और v को देखना है कि वो कंटिन्यूस हैं। तो ये वाले कंटिन्यूस होंगे हर उस पॉइंट पे सिवाय इसके जहां पे ये जीरो होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा। तो ये कब जीरो होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होने का क्या मतलब है, यानी एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो है, यानी आप z इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं। तो ये एफ ऑफ जी जो है, इसके जो ये वाले u और v जो है ये कंटिन्यूस है हर उस डोमेन में जिसमें जीरो z इज इक्वल टू जीरो पॉइंट शामिल नहीं है, तो कंटिन्यूस है। और इसके इनके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो भी कंटिन्यूस हैं। तो हमने पहले फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, फिर पता चलेगा हमें कि वो कंटिन्यूस हैं या नहीं है। तो ये है आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये आप इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग क्वोशिएंट रूल। ux और देखें वी वाई इक्वल आ रहे हैं, और यू वाई को अगर माइनस से ज़रब दी जाए तो वो भी वी एक्स के इक्वल आ रहा है, यानी सी आर इक्वेशंस भी सेटिस्फाई हो रही हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें एक चीज़ चेक करनी है, वो क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये भी वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस नहीं होंगे, उसके अलावा तमाम पॉइंट्स के ऊपर ये कंटिन्यूस हो गए, यानी z इज इक्वल टू जीरो पे ये कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं है, z इज इक्वल टू जीरो पे ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस नहीं है। तो फिर ये फंक्शन जो है मैं कह सकता हूं एफ ऑफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एफ एक्स वाई, जो एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक होगा उस डोमेन डी के अंदर जिसमें z इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा। तो एफ ऑफ जी इज एनालिटिक in a domain D not containing zero, not containing z is equal to zero, जिसमें ये वाला पॉइंट नहीं होगा, ये फंक्शन उस डोमेन के अंदर एनालिटिक होगा। तो सफिशिएंट कंडीशन के लिए सबसे पहले क्या देखना है, u और v कंटिन्यूस होने चाहिए। u और v आपके कंटिन्यूस हैं सिवाय इस पॉइंट के जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, यानी आपका z जीरो है। तो यानी हम उस डोमेन की बात कर रहे हैं जिसमें z इज इक्वल टू जीरो पॉइंट शामिल नहीं है, तो उस डोमेन के अंदर u और v दोनों कंटिन्यूस होंगे। उसके बाद हमने क्या चेक करना है, उनके कंटिन्यूसली फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हों उस डोमेन D में। तो इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने निकाले, एग्जिस्ट करते हैं, वो भी कंटिन्यूस है उसी डोमेन में, यानी z इज इक्वल टू जीरो पे वो कंटिन्यूस नहीं है, उसके अलावा बाकी तमाम डोमेन के तमाम पॉइंट्स के ऊपर वो कंटिन्यूस हैं। और उसके बाद सी आर इक्वेशंस भी सेटिस्फाई हो रही हैं डोमेन के तमाम एलिमेंट्स पॉइंट्स के लिए, तो वो भी सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास। तो फिर एफ ऑफ जेड क्या बन जाएगा, एनालिटिक बन जाएगा उस डोमेन डी में। तो हमारा एफ ऑफ जी जो है वो क्या बन गया, एनालिटिक बन गया उस डोमेन डी में जिसमें जेड इज इक्वल टू जीरो पॉइंट शामिल नहीं है।